Hello, good morning to all dear students. Welcome to Refiner Academy. In last lecture we have discussed about prokaryotic cell. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल तक का देख लिया था. अब हम लोग उससे आगे मूव ऑन करेंगे. अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में. ठीक है. प्रोकैरियोटिक का लेक्चर देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो वंस अगेन मैं तो यही प्रेस्क्राइब करूँगा कि अगेन तुम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेना उसको, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ ज़्यादा कंटेंट था. तो एक बार को NCERT रीड कर लेना और साथ ही में लेक्चर देख लेना एक बार और. ओके. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ यूकैरियोटिक सेल. तो अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल जो मिलती है, यूकैरियोटिक सेल 4 किंगडम में मिलती है. अगर चैप्टर 2 अगर तुम लोग पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो आगे पढ़ेंगे अपन. ठीक है. तो उसमें बताया जाएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, तो 5 किंगडम में अपन ने डिवाइड किया था. तो उसमें से 4 किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल, ये 4 किंगडम की जो सेल है ना, वो चारों किंगडम की सेल यूकैरियोटिक होती है. मतलब एक किंगडम तो प्रोकैरियोटिक सेल वाला है, बट बाकी के 4 किंगडम यूकैरियोटिक सेल वाले हैं. तो यूकैरियोटिक सेल मिलते ही हमको प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमलिया में. ठीक. यूकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इनके पास एक वेल डिफाइंडिंग न्यूक्लियस होता है, एक वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है. और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर एनवेलप बोलो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो, दोनों बात सेम है. ठीक है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर होती है. कितने लेयर वाली होती है? डबल लेयर वाली होती है. ठीक है. यूकैरियोटिक सेल में क्या मिलेगा? तो न्यूक्लियर एनवेलप वाले डिफाइनिंग न्यूक्लियस मिलेगा. ठीक. उसके बाद थर्ड डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक सेल के साथ इसका, वो था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है. सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कहाँ मिलती है अपन को? यूकैरियोटिक सेल के भीतर. यूकैरियोटिक सेल के भीतर. ठीक. अच्छा, हमने ये भी कहा था ना लास्ट लेक्चर में कि हम कभी बताएंगे तुम लोगों को कौन कौन सी ऑर्गेनेली कैसी होती है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो समय आ गया है, अब देख लो. नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, कौन सी ऑर्गेनेली नो मेम्ब्रेन बाउंड होती है? नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. तो देखो, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में फर्स्ट ऑर्गेनेली है राइबोसोम, इसके बारे में पता ही होगा. सेकेंड होती है सेंट्रोसोम और थर्ड है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस, ये अलग है. ठीक. अब देखो, राइबोसोम के बारे में हमको पता था कि राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है. तो प्रोकैरियोटिक सेल में केवल 70S पाया जाता है. यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S होता है, बट साथ ही में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S भी पाया जाता है. ठीक. ये आगे मिलेगा. ओके. सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम यूकैरियोटिक सेल में केवल और केवल एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में नहीं पाई जाती. सेंट्रोसोम या केवल और केवल एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में नहीं पाई जाती. और एनिमल सेल में करती क्या है? सेल डिवीजन. एनिमल सेल में सेल का डिवीजन करती है. इसका फंक्शन नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से आने वाला है. ठीक है. देखो, सारे चैप्टर यहाँ से ना, ये अपन एक बेस पढ़ रहे हैं, बेस पढ़ रहे हैं. इसका यूज हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर लिंक होगा इससे. तो जैसे जैसे आगे करते जाएंगे हम लोग कुछ ना कुछ लिंक करते चलेंगे. ठीक है. थर्ड देखो, ये है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस देखो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है और केवल यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक नहीं. प्रोकैरियोटिक में केवल और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में केवल राइबोसोम सेम है, बकिया कोई नहीं, कोई ऑर्गेनेली सेम नहीं है. ठीक. तो न्यूक्लियोलस जो पाया जाता है, ये पाया जाता है न्यूक्लियस के भीतर. यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोलस पाया जाता है. देखो, सारे के सारे ऑर्गेनेली पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में. यही एक ऐसी ऑर्गेनेली है न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के भीतर पाई जाती है. ठीक. चलो आगे. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली की बात करें तो हमारे पास 2 ऑर्गेनेली हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं. एक तो वैक्यूल है, दूसरा लाइसोसोम है. एक वैक्यूल है और दूसरा लाइसोसोम होती है. ये 2 ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है. ठीक है. और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना कि जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये मान लो वैक्यूल है, वैक्यूल के चारों तरफ एक सिंगल लेयर होगी. अब ये जो लेयर होती है ना, उस लेयर को टोनोप्लास्ट बोलते हैं. ये आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए भी देख लो कि जो वैक्यूल की जो आउटर लेयर होती है ना, सिंगल लेयर, उसको अपन टोनोप्लास्ट बोलते हैं. ठीक है.
डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में पहला तो क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। दूसरा ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ऑर्गेनेली सेल ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेली नहीं है, ठीक है, बट न्यूक्लियस फिर भी इसके पास देखोगे तो इसके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, इसके पास भी टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अगर देखोगे तो यूकैरियोटिक सेल में भी जो प्लांट सेल होती है और एनिमल सेल होती है, इनमें डिफरेंस होता है। तो अभी हमारे सामने एक इमेज खुली हुई है प्लांट सेल की, इसके बाद हम इमेज देखेंगे एनिमल सेल की, और यहाँ से हम समझेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या मेजर डिफरेंस है। ओके, तो आओ देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप प्लांट सेल में देखोगे तो यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे एक देखो रे, मेम्ब्रेन के भीतर ये खाली जगह है, ये खाली जगह है या बोल सकते हो छेद है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस ओपनिंग को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इस ओपनिंग को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराना, मेजर फंक्शन इसका यही होता है, ठीक है। अब देखो, प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में बाहर अपने को क्या मिलेगा? सेल वॉल मिलेगी। बाहर अपने को क्या मिलेगा? सेल वॉल मिलेगी, ठीक। और ये देखो, इससे जुड़ी हुई दूसरी सेल की ये सेल वॉल है, एडजेसेंट सेल वॉल है। उस सेल वॉल के जब भीतर जाओगे तो आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। प्लांट में सबसे बाहर सेल वॉल मिलती है, उसके भीतर सेल मेम्ब्रेन मिलती है, लेकिन बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स मिला था, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन मिली, उसके भीतर चलते हैं अपन। तो उसके भीतर जब आप सेंटर वाले हिस्से को देखोगे तो सेंटर वाले हिस्से में आपको ये एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। तो प्लांट सेल के पास सेंट्रल वैक्यूल होती है। सेंट्रल वैक्यूल का मतलब क्या है कि जो वैक्यूल पाई जाएगी ना, वो सेंटर में पाई जाएगी, ठीक है। और ये प्लांट का एक मेजर हिस्सा कवर करती है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। जब आप एनिमल सेल में देखोगे तो एनिमल सेल में आपको वैक्यूल छोटे छोटे दिखेंगे। वैक्यूल ऐसे, मतलब ऐसे छोटे छोटे से वैक्यूल दिखेंगे, बड़ी वैक्यूल नहीं दिखाई देती है। और एनिमल सेल के सेंटर में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जबकि प्लांट सेल के सेंटर में आप देखोगे तो वैक्यूल मिलेगा, ठीक। इनका न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ है, ठीक। तो प्लांट सेल में पहले और एनिमल सेल में पहला डिफरेंस तो याद रखो कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। दूसरा मेजर डिफरेंस है कि इनका जो वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल होता है, वो काफ़ी लार्ज होता है, लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसका जो सेंट्रल वैक्यूल जैसा कुछ नहीं होता, उसमें वैक्यूल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और सेंटर में तो कोई वैक्यूल होते ही नहीं, उनके सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं। प्लांट सेल का न्यूक्लियस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लांट सेल का न्यूक्लियस पेरिफेरी पे है, जबकि एनिमल सेल का न्यूक्लियस आपको सेंटर में देखने को मिलेगा। एनिमल सेल का न्यूक्लियस आपको यू कैन सी इन सेंटर, ठीक। उसके बाद एक मेजर डिफरेंस ये देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट सेल में मिलेगा, ठीक है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ये थर्ड बड़ा डिफरेंस है। तीन चीज़ें जो प्लांट सेल में हैं, पहली चीज़ सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। पहली चीज़ है सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। प्लांट सेल में दूसरी चीज़ जो मिलने वाली है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल मिलने वाली है। सेंट्रल लार्ज वैक्यूल जो एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। और तीसरी चीज़ जो प्लांट में मिलती है वो है क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। अच्छा, एनिमल सेल में ऐसा क्या है जो प्लांट में नहीं मिलता? तो आंसर है एनिमल सेल में पाया जाता है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं। तो ये जो सेंट्रोसोम होता है ना, ये केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ये मेजर डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो ये नोटिस कर सकते हो कि देखो, गाल्जी बॉडी सेल ऑर्गेनेली है। गाल्जी बॉडी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, सेल ऑर्गेनेली, ये क्लोरोप्लास्ट में, ठीक। लाइसोसोम देखने को मिलेगा, राइबोसोम देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब साइटोप्लाज्म में होते हैं।
न्यूक्लियस के भीतर आपको यहाँ पे न्यूक्लियोलस देखने को मिल रहा होगा, तो हल्का सा डार्क नीला कलर में न्यूक्लियोलस आपको देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर के चारों तरफ आप देख रहे हो न्यूक्लियर इनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, तो चलो हम लोग एक काम करते हैं। सेल वॉल के बारे में हमने बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, वो अलग होती है, लेकिन यूकैरियोटिक वाली सेल वॉल अलग होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक की सेल वॉल अलग होती है। तो हम लोग सेल वॉल को थोड़ा सा लेट डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में काफ़ी कुछ है, सेल वॉल में तो है बट वो जल्दी हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन की तुलना में। चलो पहले सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? कल ही बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा लेमा। तीसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा लेमा। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल दिया जो सबसे ज़्यादा फेमस है। देखो मॉडल तो 2-3 आए थे सेल मेम्ब्रेन के, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर चलता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, तो आपको यही ध्यान रखना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, इसको इस डायग्राम से समझते हैं। ठीक, देखो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम क्या देखते हैं, तो इसमें दो चीज़ें आप देख सकते हो। एक तो पहली चीज़ ये जो दिख रहा है लिपिड है, ये एक्चुअल में क्या है? लिपिड है। ऊपर भी क्या है? लिपिड है। ठीक, तो आपको नीचे भी लिपिड दिखा और ऊपर भी लिपिड दिखा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड की बाई लेयर होती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड की बाई लेयर होती है। ठीक, अगर लिपिड में भी बात करें तो लिपिड में देखो मेजर ज़्यादातर मिलता है हमको फास्फोलिपिड है। ठीक, लिपिड में भी कौन से लिपिड ज़्यादा मिलते हैं? फास्फोलिपिड मिलते हैं, यानी ऐसे लिपिड होते हैं जिसमें फास्फोरस होता है। ठीक, इसके साथ साथ आप लिपिड में कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। ठीक है, तो एनिमल सेल में एनिमल सेल बोलो या प्लांट सेल बोलो या बैक्टीरियल सेल बोलो, प्रोकैरियोटिक बोलो यूकैरियोटिक बोलो, सबकी सेल मेम्ब्रेन सेम होती है। ठीक, तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें एक आउटर वाली लेयर भी अपने लिपिड की बनी होती है और इनर वाली लेयर भी लिपिड की बनी होती है। साथ में बीच वाली जो लेयर होती है उसमें अपने को प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक, उसमें अपने को क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि सेल वॉल जो बनेगी वो किससे बनेगी? लिपिड की बाई लेयर से और प्रोटीन की सिंगल लेयर से। मतलब पहले तो आएगा हमारा लिपिड, फिर आएगा प्रोटीन, फिर आएगा लिपिड। ये अरेंजमेंट होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन का, लिपिड प्रोटीन लिपिड। ठीक, अब ये जो लिपिड है, लिपिड को इस फिगर में देखो, यहाँ पे लिपिड जो है वो फास्फोलिपिड टाइप का है और उसमें साथ साथ उसमें कोलेस्ट्रॉल है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो गोला गोला दिख रहा है, ठीक, और यहाँ पे एक लाइन टेढ़ी मेढ़ी ऐसी दिख रही है। ठीक, इसको हम अलग करके देखते हैं। तो जब इसको हम देखेंगे तो आप देखोगे ये ऐसे लिपिड की स्ट्रक्चर है, ऐसे। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेड, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग टेल। ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? हेड। नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? टेल। ठीक, तो ये जो हेड होता है, हेड पोलर होता है, और टेल जो होता है वो नॉन पोलर होता है। तो हेड पोलर होता है, टेल नॉन पोलर होता है। तो देखो जितने भी पोलर होते हैं ना, पोलर सारे के सारे पोलर वाटर लविंग होते हैं, या इनको बोल सकते हो तुम हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फिलिक का मतलब लविंग। ठीक, तो इसका जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, और जो टेल होता है वो नॉन पोलर होता है, तो वाटर हेटिंग होगा, वाटर से उसको नफरत होगी। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, और जितने भी हाइड्रोफोबिक होते हैं वो सारे के सारे लाइपोफिलिक होते हैं। जितने भी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होंगे वो सब के सब लाइपोफिलिक होंगे,
और जितने हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होंगे वो लाइपोफोबिक होंगे। तो यहाँ पे आप अरेंजमेंट में देख सकते हो कि जब सेल मेम्ब्रेन की अरेंजमेंट देखोगे तो ये ऐसे सेट होगा ऊपर वाला, और नीचे वाली जो लेयर है वो ऐसे लेयर बनाएगी। मतलब क्या है कि ऊपर से भी हेड ही आगे पड़ेगा और नीचे से भी जब आप देखोगे भीतर जाके तो भी हेड ही पहले पड़ेगा। यानी पहले हेड पड़ रहा है, फिर टेल पड़ रहा है, फिर टेल पड़ रहा है, फिर हेड पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट क्या है? तो हेड जो है ना, हेड वाला हिस्सा ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, टेल वाला हिस्सा वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो टेल वाला हिस्सा सेफ रहेगा। ठीक है, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर में रहती है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन की। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, वो प्रोटीन दो टाइप की होती है। सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाली प्रोटीन दो टाइप की होती है। एक प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और जो दूसरा प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेरीफेरल प्रोटीन। तो दो टाइप की प्रोटीन होती है, एक इंटीग्रल प्रोटीन होती है और दूसरा होती है पेरीफेरल प्रोटीन। अब कैसे पहचानेंगे कि इंटीग्रल प्रोटीन है कि पेरीफेरल प्रोटीन है? ठीक है, तो इंटीग्रल प्रोटीन ना ऐसी प्रोटीन्स होती है, इंटीग्रल प्रोटीन को देखोगे तो ऐसी प्रोटीन होंगी जो पूरे लिपिड को क्रॉस कर रही होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा मोड़ा मूवमेंट भी कर पाती है। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो क्या हो करती हैं, पूरे के पूरे, तो इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो पूरे लिपिड के लेयर को क्रॉस करता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये पेरीफेरल प्रोटीन है। ठीक है, तो पेरीफेरल प्रोटीन पूरे लिपिड के लेयर को क्रॉस नहीं करती। अच्छा, एक बात खास ध्यान रखना, पेरीफेरल प्रोटीन से ना एक शुगर अटैच्ड होती है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट अटैच होती है, ये बात भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे ना तुमको एक बात पता चल गई, क्या कि जो सेल मेम्ब्रेन बनती है उसमें क्या पाया जाता है भाई, फास्फोलिपिड का बाइलेयर, पहली चीज़ जो पाई जाती है। दूसरी चीज़ कोलेस्ट्रॉल, तीसरी चीज़ प्रोटीन, और चौथी चीज़ शुगर। तो अगर ऑप्शन में दे दे कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, तो जिसमें ये चारों हो, फास्फोलिपिड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, ये चारों हो, वही सही ऑप्शन होगा। ठीक, अच्छा आ जाओ आगे आओ। ठीक, अब ये जो प्रोटीन थी, कौन सी प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, इसका कुछ फिक्स काम होता है। इंटीग्रल प्रोटीन ये जो थी, ये इंटीग्रल प्रोटीन पूरे को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे ये कैरियर का काम करती है। एक मिनट, कैरियर क्या होता है, या ये पंप का भी काम करती है। तो कैरियर और पंप का काम इंटीग्रल प्रोटीन करती है। लेकिन ये क्या होता है बताते हैं। सुनो, एक बात सोचो, यहाँ पे कोई एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल मान लो, इसके साथ साथ एक बात और ही ध्यान रखना, कैरियर, पंप और ये चैनल का भी काम करती है। ठीक है, चैनल का भी काम करती है। अब देखो, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर है और इसको सेल के भीतर जाना है, तो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, सेल मेम्ब्रेन को उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ये सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके जाएगा। तो अगर ये मॉलिक्यूल लाइपोफिलिक है, मतलब ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है या लिपिड सॉल्युबल है, सीधे से समझो लिपिड सॉल्युबल है, तो लिपिड सॉल्युबल होगा तो ये लिपिड की लेयर है, ये लिपिड की लेयर है, तो ये क्या करेगा, लिपिड में घुल के क्रॉस कर जाएगा। ठीक, तो क्रॉस कर गया। लेकिन कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो पोलर है, वो क्या करेगा, इस लिपिड के लेयर से तो घुल के जा नहीं पाएगा, तो उसको इस पार से उस पार ले जाने का काम इंटीग्रल प्रोटीन का होता है। इंटीग्रल प्रोटीन इस पार से उस पार उस पोलर सब्सटेंस को लेके जाती है, तो उस समय इंटीग्रल प्रोटीन को हम लोग कैरियर कहते हैं। अगर बिना एनर्जी लिए ले गई तो कैरियर बोलेंगे। लेकिन कभी कभी होता है ना, जैसे मान लो सोडियम को, पोटेशियम को भीतर ले जाना है, ठीक, सोडियम को बाहर लाना है, इस काम के लिए वो एनर्जी लेती है, तो जब वो एनर्जी लेती है तब उसको क्या बोलेंगे, पंप। तो अगर इंटीग्रल प्रोटीन बिना एनर्जी लिए सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है
तो कैरियर बोलना है। अगर वो एनर्जी ले के ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसको हम लोग पंप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कैरियर के साथ साथ चैनल का भी यही काम होता है। सॉरी एक चीज़ यार चेंज कर लेना, सॉरी। देखो कैरियर को किसको बोलेंगे, जो सब्सटेंस को, जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करे। अगर वो बिना एनर्जी लिए करेगी तो उसको हम लोग चैनल बोलते हैं, ठीक है। बिना एनर्जी लिए करेगी तो उसको चैनल बोलते हैं, और एनर्जी लेती है तो उसे पंप बोलते हैं। 1 मिनट यार, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो क्या होता है, तो इंटीग्रल प्रोटीन किसका काम करती है, कैरियर का, ट्रांसपोर्ट कराएगी। पंप क्या होते हैं, पंप वो होते हैं जो आयन का एक्सचेंज करते हैं, उसके लिए एनर्जी यूज करते हैं। और एक चैनल होता है, चैनल बिना एनर्जी लिए आयंस या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन का अगर फंक्शन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में देखो ये जो होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्वासी का मतलब होता है आधा, ठीक है। क्वासी का मतलब होता है आधा, या इसको ये भी बोल सकते हो सेमी फ्लूइड नेचर। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसने वो सेमी फ्लूइड ले रखा है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी क्वासी फ्लूइड लिखती है, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्वासी फ्लूइड नेचर होती है लिपिड के, मतलब आधा लिपिड है। लिपिड के वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन का होता है। जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो लेटरली थोड़ा सा मूव कर सकती है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा मूव कर सकती है इस बाइलेयर में, प्रोटीन की बाइलेयर में। इस एबिलिटी को हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं। और फ्लूइडिटी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे फ्लूइड नेचर का होने से क्या फ़ायदा होगा, ईजिली ग्रो कर सकता है, लंबा हो सकता है। तो ये फ्लूइड नेचर सेल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, इंटरसेलुलर जंक्शन के फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, किसी चीज़ के सिक्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, एंडोसाइटोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, और सेल डिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब आप पता करो, क्या पता करो, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है। बताने को तो मैं बता दूंगा, बट यू हैव टू फाइंड आउट। पता करो एंडोसाइटोसिस क्या होता है। खैर ये तो हमने डायग्राम देख लिया था, ये भी हमने कर लिया था, चलते हैं आगे। अब देखो इससे जो ट्रांसपोर्ट होगा ना, वो ट्रांसपोर्ट दो टाइप का हो सकता है। एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होगा बाहर से भीतर या भीतर से बाहर, ये जो ट्रांसपोर्ट होगा दो टाइप का होता है। एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जब नो एनर्जी रिक्वायर्ड, जब बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट के ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी देखोगे ना तो तीन टाइप का होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, लेट सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ बाहर कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नॉन पोलर है और बाहर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, भीतर इसकी कंसंट्रेशन कम है, भीतर इसकी कंसंट्रेशन कम है, सॉरी नॉन पोलर है। तो ये बाहर से भी भीतर चला जाएगा, तो इसको हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में पहली बात देखो, डिफ्यूजन किनका होगा, जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं या न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, उनका डिफ्यूजन होता है, ठीक। और कहाँ से कहाँ होता है, तो आंसर है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से इनका डिफ्यूजन होता है लो कंसंट्रेशन की तरफ, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग डाउन हिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो डिफ्यूजन में तीन चार बातें ध्यान रखना है। डिफ्यूजन, पहली बात कि ये डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन के केस में नॉन पोलर सब्सटेंस पे ही लागू होगा, न्यूट्रल सब्सटेंस जो होंगे वही क्रॉस कर सकते हैं, या बोल सकते हो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। इनका ट्रांसपोर्ट जो होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा और इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है।
उसके बाद बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन होता है ना, जब किसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, किसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर ही है, बट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसी तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो इसमें भी हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन ही होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन इसमें खास बात ये ध्यान रखना कि जब वाटर का ट्रांसपोर्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक, तो ऑस्मोसिस में भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खुद से चले जाएंगे। कैरियर की रिक्वायरमेंट डिफ्यूजन में भी ध्यान रखना, कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जाएगा। हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जो जब भी कोई चीज़ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। एक तरफ हाई कंसनट्रेशन है, एक तरफ लो कंसनट्रेशन, तो इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये भी इनका जो मूवमेंट होता है अलॉन्ग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होने का क्या मतलब है? हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन जाते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इट्स आल्सो अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये भी क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होने वाली है। ये भी कहाँ जाएगा? हाई से लो। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हाई टू लो जाता है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की हो जाता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी जो जाएगा वो हाई टू लो जाएगा। लेकिन इसकी एक खास बात है, क्या? इसमें कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? कैरियर प्रोटीन की। इसमें भी रिक्वायरमेंट होती है कैरियर प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये काम करता है पोलर के लिए भी, और पोलर डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो कैरियर प्रोटीन इससे बाइंड होगा पोलर मॉलिक्यूल, और फिर ये कैरियर प्रोटीन की स्ट्रक्चर बदलेगी, जिसके वजह से वो पोलर मॉलिक्यूल भीतर की ओर चला जाएगा। ठीक, बाहर की तरफ ये बाइंड हुआ, फिर कैरियर मॉलिक्यूल के में कन्फर्मेशनल चेंजेज होंगे और ये मॉलिक्यूल भीतर की ओर चला जाएगा। ठीक, तो इस तरह से होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की खास बात ये है कि इट्स एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस मतलब सबसे पहली बात ये है कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बिना एनर्जी के एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो कहीं भी बोले एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी रिक्वायरमेंट। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, किसके थ्रू होता है? तो इसमें जो कैरियर होता है ना, जो कैरियर प्रोटीन इसमें जो इन्वॉल्व होती है, उस कैरियर प्रोटीन एक्चुअल में वो पंप बना रही होती है। क्या बनाती है? पंप बनाती है। क्या बनाती है? पंप बनाती है। ठीक, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, एटीपी यूटिलाइज होती है। लेकिन खास बात ये एनर्जी इसलिए लगती है क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट होने वाला है लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। कभी भी लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन जाना होगा तो हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लोअर टू हाई होता है, इसलिए इसको अप हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्या कहता है? कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ये कहता है कि हाई से लो जाओ, तो ये तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहा है, लेकिन ये जा रहा है लो टू हाई, तो ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ है, अगेंस्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्क करता है अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयंस का हो सकता है, पोलर मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है बताते हैं। देखो ये एक कैरियर मॉलिक्यूल होता है, ये क्या करता है? 3 सोडियम बाहर निकालता है, 3 सोडियम बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम अंदर करता है। इसके लिए इसको चाहिए 1 एटीपी। तो इसको तुम लोग ऐसे याद कर सकते हो, बनाना। बनाना करोगे? बनाना ना करो, ऐसे कर लो। नाका कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। Na का मतलब सोडियम, 3 सोडियम आउटसाइड, K का मतलब 2 पोटेशियम इनसाइड,
ए का मतलब 1 ATP, तो 3 सोडियम जाएगा आउटसाइड, 2 पोटेशियम जाएगा इनसाइड और 1 ATP यूटिलाइज होगी, तो तब ये काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। 1 ATP यूटिलाइज होती है, तो ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पेशेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे सेल वॉल और अदर जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके।